हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपी एक्ट की धारा 60 के बारे में। 60 कहती क्या है? मोचन का अधिकार। हमने संपत्ति हमारी थी, हमने बंधक रखी थी, हम बंधककर्ता हो गए। जिसके पास रखी थी हमने पैसा लेने के बाद प्रतिभूति के तौर पर वो बंधकदार हो गया। अब मान लीजिए अब हमें संपत्ति वापस लेनी है। जो बंधककर्ता संपत्ति बंधकदार के पास रखता है तो वापस संपत्ति लेने के अधिकार को मोचन का अधिकार कहते हैं। अब मान लीजिए हमने संपत्ति हम बंधककर्ता हैं और दूसरा व्यक्ति बंधकदार है। हमने 3 साल के लिए संपत्ति बंधक रखी है। अब हम 3 साल जैसे ही समय समाप्त होता है उसके तुरंत बाद ही हमारे मोचन का अधिकार, रिडेम्पशन का अधिकार शुरू हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम उससे पहले भी मोचन करा सकते हैं। कोई क्लास नहीं है कि आप मोचन नहीं करा सकते हैं। अब हमको मोचन कराना है तो हम क्या कहेंगे? बंधकदार से, हम बंधककर्ता हैं, हम बंधकदार से क्या कहेंगे? भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमारे दस्तावेज वापस कर दीजिए, ठीक। या फिर हम पैसा दे रहे हैं, यदि आपने संपत्ति पर काबिज हैं तो हमें आप कब्जा दे दीजिए, और नहीं तो हम संपत्ति पैसा दे रहे हैं, हम जिसको कहें उसको आप ट्रांसफ़र कर दो, दे दो जाके इसको। इस तरह करके बंधककर्ता का अपनी संपत्ति वापस लेने का अधिकार मोचन का अधिकार कहलाता है, ठीक। अब बाय द वे बंधकदार नहीं मान रहा है तो हम प्रतिभूति देके कर सकते हैं। नहीं मान रहा है तो न्यायालय में जमा कर सकते हैं, न्यायालय में वाद ला सकते हैं। विधि के पक्षकारों के कार्य द्वारा या विधि के द्वारा हम मोचन करा सकते हैं। एक बार मतलब बंधक सदैव बंधक, हम बंधक करता है, हमने संपत्ति बंधक रख दी, वो बंधकदार है तो बंधकदार संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता। यहाँ एक शब्द बोल रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हम बंधककर्ता, जिसके पास हमने संपत्ति रखी, वो बंधकदार हो गया। बंधकदार बंधककर्ता पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता जिससे कि बंधककर्ता अपनी संपत्ति के मोचन कराने के लिए सदैव से वंचित हो जाए। यदि बंधकदार ऐसी कोई शर्त लगाता है तो वह शर्त शून्य होगी। मतलब क्या? बंधकदार कोई ऐसी शर्त नहीं लगा सकता। हम मान लीजिए संपत्ति रखने गए, उसने कहा, बंधकदार ने कहा 3 महीने में छुड़ा लेना, नहीं छुड़ा पाओगे तो संपत्ति मेरी हो जाएगी। यदि बंधकदार ऐसी शर्त लगाता है तो ये शर्त शून्य होगी। एक बार बंधक सदैव बंधक, वो मालिक नहीं हो जाएगा। हमें सदैव अपनी संपत्ति को मोचन कराने का अधिकार रहेगा। इसमें एक केस था नोक्स बनाम राइस। राइस ने क्या किया कि अपनी संपत्ति नोक्स के कंपनी को रखी। कंपनी ने कहा, देखो हम तुम्हारी संपत्ति रख रहे हैं और इसके साथ क्लाज है कि ये मकान है, इसमें सदैव हमारी शराब बेचोगे। राइस तैयार हो गया। फिर राइस के पास पैसा आ गया। राइस ने कहा कि भाई देखो, हमने 10 साल के लिए या 15 साल के लिए बंधक रखी थी, हम आपका 3 ही साल में पूरा पैसा दे रहे हैं और अपनी संपत्ति वापस ले रहे हैं। तो जो नोक्स कंपनी थी उसने कहा, देखो हम संपत्ति तुमको वापस दे रहे हैं, लेकिन आपको इस घर में हमारे ही ब्रांड की शराब बेचनी होगी। इसके खिलाफ राइस कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या कहा? बंधककर्ता पर ऐसी कोई भी शर्त नहीं लगा सकता। एक बार बंधक सदैव बंधक, वो सदैव बंधक ही रहेगा, मालिक नहीं हो जाएगा। बंधकदार बंधी की संपत्ति पर बंधकदार ही रहेगा, कभी मालिक नहीं हो सकता। ना ही कोई ऐसी शर्त लगा सकता है जिससे कि बंधककर्ता अपनी संपत्ति वापस ही न ले सके। ये था 60। अब दूसरे पक्ष, हम बंधकदार हैं तो हम दूसरे पक्षकार को, बंधककर्ता हैं तो हम दूसरे पक्षकार को कहते दे दो, या फिर डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, 60 ABB वगैरह में दिया गया है। फिर छोटे मोटे सेक्शन हैं। जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है 67। 67 क्या है? अच्छा ध्यान रखिए, मोचन का अधिकार विधिक अधिकार है, सामयिक अधिकार नहीं है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। जिस प्रकार बंधककर्ता का क्या अधिकार था? बंधककर्ता का ये अधिकार था, समय समाप्त हो गया है, अपनी संपत्ति मोचन करा ली, मोचन करा सकता है। उसी प्रकार बंधकदार का अधिकार क्या है? बंधकदार का अधिकार ये है, अब 3 साल का टाइम पीरियड हो गया। मान लीजिए हम बंधककर्ता हैं, सामने वाला बंधकदार है, 3 साल का टाइम पूरा हो गया, हमने कहा था। अब
जो बंधकदार है वो क्या कहेगा कि देखो भाई अपनी संपत्ति करा लो, वरना हम जा रहे हैं न्यायालय और बिकवाएंगे। हमारा संपत्ति पे हक नहीं है, केवल पैसा लेना है। यदि आप पैसा नहीं दोगे, नहीं देते हैं, तो हम उस संपत्ति को बेच के पैसा ले लेंगे। ये पूर्वबंध का अधिकार है। किसका पूर्वबंध का अधिकार है? बंधकदार का। ये एक समवर्ती है, मतलब जो जिस प्रकार बंधककर्ता का अपनी संपत्ति मोचन कराने का अधिकार है, उसी प्रकार बंधकदार का अपने पैसे निकालने के लिए, वापस लेने के लिए पूर्वबंध का अधिकार है। सारी प्रक्रिया न्यायालय के माध्यम से होगी। जब तक बंधकदार वाद नहीं लाता है, तब तक बंधककर्ता के पास मोचन का अधिकार जीवित रहता है। ये 60 और 67 ध्यान रखिएगा। फिर एक है 69A करके है, प्रतिभूतियों के बारे में है, पूरी लंबी लिस्ट है, वो उसको आप देख सकते हैं। फिर और जो धाराएं हैं उसको हम छोड़ते हुए जो महत्वपूर्ण धारा है 91, मोचन कराने का अधिकार किसी अन्य पक्षकार का। कौन व्यक्ति मोचन करा सकता है? नंबर 1, जो संपत्ति पर चार्ज होल्डर भार रखता हो। पश्चातवर्ती बंधकदार है वो मोचन करा सकता है संपत्ति का। चार्ज होल्डर जो संपत्ति पश्चातवर्ती बंधकदार वो है, प्रतिभू है वो है, डिक्री होल्डर है वो है, या संपत्ति पर कोई हित रखने वाला व्यक्ति। ये लोग क्या है? बंधककर्ता के अलावा संपत्ति का मोचन करा सकते हैं। मतलब 91 क्या कहती है? जो संपत्ति का मोचन का अधिकार है बंधककर्ता के अलावा और कौन कौन को लोग करा सकते हैं? तो क्या? प्रतिभू रखने वाला, पश्चातवर्ती बंधकदार, चार्ज होल्डर, डिक्री होल्डर और कोई अन्य व्यक्ति जो संपत्ति बंधक विहित रखता हो तो वो। ये लोग ऐसे हैं जो बंधक करता नहीं हैं और संपत्ति को मोचन कराने का अधिकार रखते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट धारा है 92, प्रत्यासन का, सब्रोगेशन। प्रत्यासन का अधिकार क्या है? हम मान लीजिए बंधक करता है, एक पक्षकार बंधकदार है और हमारा मित्र, हम ये हो गए बंधककर्ता, बी बंधकदार और सी हमारा मित्र है। जो 91 में हैं वो सारे लोग बंधकदार को छोड़कर और सहबंधकदार क्या कर सकते हैं? हम बंधककर्ता, ए बंधककर्ता, बी बंधकदार और सी कोई दूसरा आदमी। उसने क्या किया? सी ने संपत्ति बंधकदार से मोचन करा ली। संपत्ति ए की थी, हम बंधककर्ता, बी बंधकदार, सी ने संपत्ति को मोचन करा लिया। अब ए जो हम थे बंधककर्ता, हम क्या हो जाएंगे? हम तो बंधक करते ही रहेंगे, लेकिन सी ने जो संपत्ति मोचन कराई है वो बी की जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब प्रत्यासन का मतलब दूसरे के स्थान पर ले लेना, अर्थात ए का बंधकदार बी था, अब ए का बंधकदार सी हो गया, क्योंकि उसने संपत्ति को मोचन करा लिया है। यहीं पर दो चीज़ें याद करनी होगी अब, विधिक प्रत्यासन और संविदात्मक प्रत्यासन क्या होता है। विधिक प्रत्यासन में क्या होता है? संपत्ति हमारी है, हम क्या हैं? बंधककर्ता। दूसरा क्या है? पक्ष बंधकदार। सी एक हमारा मित्र है, उसने क्या किया? संपत्ति का मोचन करा लिया। तो जो सी है वो विधिक रूप से क्या हो गया? संपत्ति पर काबिज हो गया। मतलब सी बी की जगह प्रत्याशित हो गया, उसकी सीट पर आ गया, अर्थात अब हमारा बंधकदार कौन हो गया? सी हो गया। ये कहती है 92 का पैरा 1। 92 का पैरा 3 क्या कहती है? संविदात्मक प्रत्यासन। संविदात्मक प्रत्यासन में क्या होता है? हम बंधक करता है, बी बंधकदार है, सी हमारा मित्र है, उसने हमको पैसा दे दिए और हमने संपत्ति का मोचन करा लिया। यदि हमने हमारे मित्र सी के द्वारा लिए हुए पैसे से बी से संपत्ति का मोचन करा लिया, तो अब जो सी होगा ना वो बी की जगह प्रत्याशन हो गया, अर्थात सी हमसे पैसा ले सकता है और वो हम प्रतिभू के तौर पर वो आ गया। तो ये संविदात्मक प्रत्याशन है, मतलब जहाँ पैसा दे रहा है सी, ए को पैसा दे रहा है कि संपत्ति मोचन करा लो, ये संविदात्मक प्रत्याशन। और जहाँ सी खुद संपत्ति मोचन करा ले रहा पैसा दे के, तो वो विधिक प्रत्याशन हो गया। तो यहाँ पर 92 का पैरा 1 और पैरा 3, पैरा 1 विधिक प्रत्याशन और पैरा 3 संविदात्मक प्रत्याशन के अंतर्गत आता है। अब
94 है। 94 मोचन ऊपर को और प्रोबंध नीचे को। ये बड़ा क्रिटिकल है। जैसे हम बने, हमने एक संपत्ति पहले 25,000 रुपये की पास ए के पास रखी बंधक, फिर बी के पास रखी, फिर सी के पास रखी, डी के पास रखी। चार, एक ही संपत्ति चारों के पास बंधक रख दी। ए के, बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास। तो जो डी है मोचन ऊपर को, डी सी बी ए तीनों से मोचन करा सकता है, मोचन ऊपर को, और ए वो तीनों से प्रोबंध करा सकता है। तो क्वेश्चन आता है मोचन ऊपर को और प्रोबंध नीचे को। एक आदमी एक ही संपत्ति पहले 25,000 रुपये के लिए बंधक ए के पास रखता है, फिर बी के पास रखता है, फिर सी के पास रखता है, फिर डी के पास रखता है। तो डी क्या कर सकता है, तीनों लोगों से, ए बी सी से मोचन करा सकता है। उसी प्रकार ए बी सी डी तीनों से क्या करा सकता है, प्रोबंध करा सकता है। तो क्वेश्चन आता है 94 में मोचन ऊपर को और प्रोबंध नीचे को। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसको याद रखना है। इसमें जो महत्वपूर्ण धारा थी हमने क्या किस पे चर्चा की, 60वें मोचन का अधिकार, 67 प्रोबंध का अधिकार, ये विधिक शब्दावली है। फिर हम लोगों ने 69 ने बताया कि पढ़ लीजिएगा, ये प्रतिभूतियाँ हैं। फिर हमने 91 कौन व्यक्ति और ने मोचन करा सकते हैं वो, और 92 प्रत्यासन का अधिकार, और 94 मोचन ऊपर को और प्रोबंध नीचे को। फिर अब अगले वीडियो में हम लोग भार से बात करेंगे 100 से। आप इसको इसी तरह याद कर लीजिए, जो प्री में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दृष्टिकोण क्लियर रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।